आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं बेरूत बम धमाके के बारे में। समझेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां हैं बेरूत में और ये जो धमाका हुआ है ये किस परिस्थितियों में हुआ है, इन सब को बृहद परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बेरूत कहाँ पर है, यदि आप बात करें तो ये लेबनान की राजधानी है। लेबनान एक देश है, इजराइल का पड़ोसी देश है, तो इसकी राजधानी है। भूमध्य सागर से भी इसकी सीमा लगती है। अब आइए इसमें देख लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि बेरूत जो बम विस्फोट है इसके बारे में क्या चीज़ें अभी तक निकल कर सामने आई हैं। अभी तक बोला जा रहा था कि एक कोई शिप है जो कुछ वर्षों पूर्व उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वो बेरूत जो वहाँ पे पोर्ट था वहाँ पे आए थे रिपेयरिंग के लिए, लेकिन जब अधिकारियों ने वहाँ पे चेक किया तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था जो कि इल्लीगल था, जिसके कारण उस जहाज़ को जब्त कर लिया गया था और लापरवाही वहाँ पे दिखाते हुए उस जहाज़ को वहीं पे ही डंप कर दिया गया था। वहीं पे ही पोर्ट में ही एक जगह पे एक स्पेस पे उसको रख दिया गया था। तो समस्या ये थी कि अमोनियम नाइट्रेट क्या था, इसमें अमोनियम नाइट्रेट था और आप सब जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा थी, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट उस जहाज पर, उस शिप पर लदा हुआ था। यदि आप देखें अमोनियम नाइट्रेट के बारे में तो अमोनियम नाइट्रेट को कहा जाता है ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन सबस्टेंस। ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन सबस्टेंस इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट को। इसके बारे में कुछ जानकारी और कर लेते हैं। जैसे जो अमोनियम नाइट्रेट है ये किन संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट की यदि हम बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट दो संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये भारत में भी खुले बाजार में बिकता है। क्यों बिकता है? कृषि उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम देखें तो अमोनियम नाइट्रेट को दो संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। पहला विस्फोटक के संदर्भों में आप प्रयोग कर सकते हो और दूसरा कृषि प्रयोग में इसका जो है उपयोग में आप ला सकते हो, कृषि के उपयोग में आप ला सकते हो। ठीक है। यदि इसमें देखें विस्फोटक के बारे में, विस्फोटक इससे कैसे बनाया जा सकता है। यदि जो अमोनियम नाइट्रेट है इसमें कोई भी ज्वलंत पदार्थ जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ कोई भी मिलाकर आप विस्फोटक तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अमोनियम नाइट्रेट कोई जरूरी नहीं आप इस पे विस्फोटक बनाएं तभी ये विस्फोट हो, जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है। अमोनियम नाइट्रेट की जो प्रकृति होती है, यदि उसमें घर्षण लगता है तो भी विस्फोट होने की संभावना रहती है। यदि इसका तापमान बढ़ जाता है, जहां पे रखा गया है उसका तापमान उच्च होता रहता है, क्योंकि इस समय गर्मी है। आप जान रहे हैं बेरूत जहां पे रीजन है लेबनान का भीषण गर्मी पड़ती है, गर्मियों में भीषण गर्मी उस रीजन में पड़ती है। तो निश्चित रूप से क्या हुआ होगा, तापमान जो है जहां पे ये रखा रहा होगा कंटेनर में, शिप में, तो वहां का तापमान बढ़ा होगा, गर्मियों के कारण तापमान बढ़ा होगा। और अमोनियम नाइट्रेट की जो प्रवृत्ति है कि यदि तापमान बढ़ता है तो उसमें विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है और जितनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट होगा उतनी मात्रा, उतना बड़ा, उतना बृहद परिप्रेक्ष्य पर विस्फोट जो है देखने को मिलता है। तो जितनी मात्रा अमोनियम नाइट्रेट की होगी उतना बड़ा विस्फोट होगा और इस केस में भी यही हुआ, क्योंकि घर्षण लगने की तो कोई संभावना है नहीं, क्योंकि शिप एक जगह पे खड़ा हुआ था। तो संभावना क्या बनती है कि निश्चित रूप से उस एरिया का, उस शिप में तापमान एक सीमा से ज्यादा बढ़ा होगा और जिसके कारण ये विस्फोट आपको देखने को मिला है। क्योंकि इस रीजन में आप भारत में ही देख लीजिए तो 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है लगभग। तो निश्चित रूप से वो जो रीजन है हमारा लेबनान का जो रीजन है खाड़ी देशों से लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये समस्या वहाँ पे देखने को मिली होगी। क्योंकि आप सब ने देखा है कि अभी तक किसी भी संगठन ने या किसी भी देश ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि उसके द्वारा अटैक कराया गया। तो संभावना निश्चित रूप से 100% इसी की संभावना है कि उसमें तापमान की वृद्धि हुई होगी और उसी के कारण विस्फोट हुआ है। दूसरी बात यदि हम करें कि इसका कृषि प्रयोग में कैसे लाया जा सकता है, तो आप जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसका कृषि में जो प्रयोग होता है वो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं तो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा तेजी से बढ़ती है। तो एक प्रकार से यदि देखें तो इसी के कारण ही ये खुली मार्केट में बिकता है, खुले बाजारों में भारत में बिक रहा है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि अब इससे सबक लेते हुए भारत सरकार भी कुछ
कुछ गाइडलाइन इसके लिए जारी करे, और निश्चित रूप से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट जहाँ पे रखा जा रहा है किस तरह का स्थान है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तो वहाँ का जो भी जलवायु है उसके बारे में अध्ययन होना चाहिए। जो गोदाम होते हैं हमारे, जो गोदान होते हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, किस सिचुएशन में है। तो अब अमोनियम नाइट्रेट के बारे में वैश्विक स्तर पर भी हो सकता है कि कोई इस प्रकार का कोई गाइडलाइन जारी किया जाए यूनाइटेड नेशन द्वारा, और भारत सरकार को तो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान में लेते हुए एक नाइट्रोजन के जो स्टोरेज हैं उनसे संबंधित, नाइट्रोजन नहीं कह सकते, अमोनियम नाइट्रेट के जो स्टोरेज हैं उनसे संबंधित एक गाइडलाइन अवश्य जारी करनी चाहिए। यदि हम बात करें कि एक ऐसा होता है जब हम कृषि कार्य में प्रयोग में लाते हैं तो ये रवेदार होता है, जैसे कि खाद्य में आप यूरिया देखते होंगे तो इस तरह का आप देखते होंगे, जैसे चीनी आप देख लीजिए, शुगर का प्रयोग आप करते होंगे तो इस तरह से रवेदार के रूप में ये होता है। तो आपने समझ लिया कि ये खेती में किस कार्य में लाता है, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में प्रयोग में लाया जाता है। आगे यदि हम बात कर लें कि इसको कहाँ पे रखना चाहिए, तो इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है, एक निर्धारित इसका तापमान है कि उसी तापमान रेंज में इसको रखना चाहिए और उस गाइडलाइन को सभी को फॉलो भी करना चाहिए। वर्तमान संदर्भों में यदि हम देखें तो जहां पर यह विस्फोट हुआ है वहां पर सुरक्षा मानक जो थे अमोनियम नाइट्रेट को लेकर, इस शिप को लेकर, वो शून्य थे। यहां पे लापरवाही बरती गई थी। जब से इस शिप को जब्त किया गया था लगातार लापरवाही बरती गई थी, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी इस तरह का वाकया सामने नहीं आया था। इस वजह से सरकारों द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था, और ऐसा ही वाकया आपको लेबनान में देखने को मिला कि इसको लापरवाही का नतीजा था कि ये विस्फोट आपको हुआ है। दूसरा यदि हम देखें तो लेबनान की यदि स्थिति आप देखें तो लगातार यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे एक संगठन है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह को बहुत सारे देशों ने वैश्विक स्तर पर भी आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। तो हिजबुल्लाह का जो है लेबनान की जो राजनीति है उसमें अच्छी खासी दखल है, और एक प्रकार से देख लें जैसे कि आप जानते होंगे तालिबान अफगानिस्तान में, उसी तरह से एक प्रकार से हिजबुल्लाह लेबनान की सत्ता पर पकड़ बनाए हुए है। वहाँ के जो राजनीतिक हैं, राजनेता हैं, उनसे जो है हिजबुल्लाह का जो है बेहतर उनको समर्थन मिला हुआ है। और दूसरी बात यदि देखें तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही लगातार लेबनान में बेरोजगारी बनी हुई है, बढ़ रही है, नौकरियां लोगों की जा रही हैं, सरकारें जो हैं असफल रही हैं। जो मौजूदा सरकार है इसकी भी असफलता साफ दिखती है। क्यों दिखती है अभी आगे बात कर लेते हैं। और जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं वो भी लगभग असफल रही हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम है कि लगातार सरकारों के असफल रहने के कारण, बेरोजगारी बढ़ने के कारण, लोगों की नौकरियां छीनने के कारण इस रीजन में भ्रष्टाचार को एक फलने फूलने का अवसर मिल रहा है, और लगातार इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो आगे बहुत सारी समस्याएं अपने आप जन्म ले लेती हैं। मौजूदा समय में आप देख रहे हैं पूरा विश्व कोविड-19 से रो रहा है, कोविड-19 की चपेट में है, तो लेबनान भी इससे अछूता नहीं है। और ऐसे समय में जब कोई देश अस्थिर है, मुद्रा संकट देश में बना हुआ है, मुद्रा संकट के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ऋण भी नहीं चुका पा रहा है। लेबनान को जो है वर्ष 2019 में डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय ऋण चुकाने में जो है असमर्थ हो गया था। तो ऐसा देश जो पूर्व में अभी कुछ महीने पहले ही डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, अंतरराष्ट्रीय ऋण नहीं चुका पा रहा, तो निश्चित रूप से उस देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, मुद्रा संकट लगातार बढ़ता जा रहा था, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या इस रीजन में उभर कर सामने आ रही थी। और ऐसे समय में जब विस्फोट हो जाता है, जहां पे आप कह सकते हैं कि एक शहर ही लगभग तबाह हो जाता है, तो ये जो समस्या है लेबनान की, ये लगभग दोगुनी हुई है। अब आगे क्या सोचना है कि किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरह को हम उस शहर को पुनः अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें समझना होगा। इसमें यदि आप देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये भी बहुत अच्छे स्तर की नहीं मानी जाती है, नहीं है। और ऐसे में जब कोविड-19 की चपेट में देश हो और ऐसे समय में यदि 4000 से 5000 लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत हो, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी
कितनी विकराल स्थिति उस देश की मौजूदा समय में है। दूसरी तरफ आप देखने को पाएंगे कि इस देश का सीमा विवाद है, किससे? इजराइल के साथ सीमा विवाद है, वहां भी तनाव देखने को मिलता है। दूसरी चिंता इसकी अपनी आंतरिक स्थिति को लेकर है, राजनीतिक अस्थिरता को लेकर है, जहां हिजबुल्लाह लगातार इस पर हावी होता जा रहा है। तो एक प्रकार से यदि देखें तो बाहरी मोर्चे पर भी और आंतरिक मोर्चे पर भी, दोनों पर इसको चुनौतियां देखने को मिल रही थी। और ऐसे समय में जब डिफाल्टर घोषित किया जा रहा है और इस तरह का क्राइसिस होता है तो निश्चित रूप से उस देश की समस्या जो है दोगुनी हो जाती है। अब इसमें क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम आसपास के जो भी देश हैं, जो भी इनके पड़ोसी देश हैं, ठीक है, और जो भी समर्थ देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, गल्फ में आप चले जाएं, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, तो इन सब देशों को क्या करना चाहिए, विभिन्न देशों को, कि आपात यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं को मुहैया कराना चाहिए। दूसरी बात है जो फंड देना चाहिए वो तत्कालिक रिलीफ यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए। और यदि हम देखें तो वैश्विक संगठन जैसे WHO है, यूनाइटेड नेशन है, विश्व बैंक है, इन सब ने लेबनान की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। WHO अपनी टीम भेजने को भी तैयार है, डॉक्टरों की, प्रोफेशनल्स की एक टीम भी भेजने को तैयार है, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति कराने के लिए WHO तैयार है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनका एक प्रकार से देखें तो सकारात्मक रवैया लेबनान के केस में देखने को मिल रहा है। भले ही आपने कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखा होगा कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं, विशेषकर यूनाइटेड नेशन मौन है, उसका कोई अस्तित्व का पता नहीं चल रहा, अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं चल रहा उसको। लेकिन लेबनान के केस में देखने को मिला कि जो भी जिम्मेदार वैश्विक संगठन है सभी ने एक साथ एक आवाज में लेबनान की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे आवश्यक है कि जो भी हमारे क्षेत्रीय संगठन है, विश्व के स्तर पर जो भी क्षेत्रीय संगठन है, उदाहरण के रूप में आप सार्क को ले सकते हैं, ब्रिक्स को ले सकते हैं, इन सब देशों को भी इस देश की तत्काल मदद करनी चाहिए, तत्काल यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, लोगों के लिए भोजन की आपूर्ति कराना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है भूखमरी के कगार पर खड़ा देश है। और ऐसे समय में जब एक पूरा शहर ही तबाह हो गया है तो निश्चित रूप में उस शहर में जो भी लोग रह रहे होंगे उनके लिए भूख, एक प्रकार से देखें तो भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है। तो वैश्विक परिदृश्य पर यदि देखें तो बहुत बड़ी घटना है और इस घटना से सबक लेते हुए अन्य सरकारों को भी, अन्य देशों को भी इससे सबक लेना चाहिए कि इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट का जो भी खुले बाजारों में बिक्री होती है, जिस तरह से उसको रखा जाता है, उस पर एक नई गाइडलाइन करने की आवश्यकता है, जिससे विश्व के किसी भी कोने पर इस तरह की घटना दोबारा ना देखने को मिले। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।